नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में अपनी पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो दिलीप जायसवाल कोर्ट क्यों नहीं जाते और अगर सच हैं तो जनता के सामने सफाई क्यों नहीं देते। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी कहा कि वो अपनी शैक्षणिक डिग्रियां सार्वजनिक करें। आर.के. सिंह ने चेताया कि आरोपों का जवाब नहीं देने से पार्टी और सरकार की साख पर असर पड़ेगा और विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। आर.के. सिंह ने जदयू की टिकट नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं पर हत्या के आरोप हैं और राधा चरण शाह पर नशे के कारोबार से जुड़े आरोप हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि ऐसे नेताओं को टिकट देने पर वो खुलकर विरोध करेंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और जदयू दोनों पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और गरमाने वाली है, क्योंकि पीके लगातार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जवाब मांग रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो अपलोड किया और कहा कि नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी PR सेलिब्रिटी से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होती रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी की। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। उत्तराखंड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सोमवार 22 सितंबर 2025 को देहरादून में छात्रों और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि जिन लोगों ने महीनों मेहनत की उन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान हुआ। उनका आरोप था कि राज्य में एंटी चीटिंग कानून चोरी और माफियाओं को रोकने में फेल रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि UKSSC का पेपर रविवार को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 30 मिनट पहले लीक किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक हाकम सिंह पहले भी 2012 में पेपर लीक का मास्टरमाइंड रह चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली की बदनामी कर रहे हैं और चीटिंग माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के एंटी चीटिंग कानून और हाकम सिंह को जमानत मिलने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार माफियाओं के साथ साठगांठ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देहरादून में जेएनजी का पेपर लीक को लेकर देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आनंद विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट से नामों की कथित अवैध डिलीशन की जांच अब कानूनी मोड़ ले सकती है। पुलिस ने संकेत दिया है कि डेटा हासिल करने के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये वही सीट है जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के तहत किया था। राज्य के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने चुनाव आयोग पर अहम जानकारी रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के डिजिटल ट्रेल और टाइम स्टैम्प से दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने मुस्लिमों को गरबा और रास में भाग न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुरान में मूर्ति पूजा मना है और अगर मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है तो उन्हें हिंदुओं द्वारा आयोजित गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद AIMM और महाराष्ट्र कांग्रेस ने उपाध्याय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बयान धार्मिक सौहार्द और समाज में भाईचारे के खिलाफ है। बता दें, नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक चलता है और इसमें रास गरबा जैसे कार्यक्रम होते हैं।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई है कि भारत और अमेरिका मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड के जरिए सहयोग भी शामिल है। बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका के लिए भारत के रिश्ते बहुत अहम हैं। मार्को रूबियो ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवा, महत्वपूर्ण खनिज और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अन्य विषयों में भारत सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बता दें, सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने से पहले जयशंकर और रूबियो की मुलाकात हुई। असम ने अपने प्रिय गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग को नम आंखों से अलविदा कहा। उनके अचानक निधन से पूरा राज्य गहरे शोक में डूब गया। 23 सितंबर को उनके अंतिम संस्कार और दाह संस्कार कामरकुची गांव सोनापुर में किए जा रहे हैं। ये कार्य राज्य स्तरीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। शहर के लोग और संगीत प्रेमी भारी संख्या में जुबिन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए एकत्र हुए। इस दौरान असम पुलिस ने उनके शव को कंधे पर उठाकर सड़क मार्ग से ले जाते हुए तोपों की सलामी दी। पूरे रास्ते पर वाहन यातायात बंद रहा और असम के साथ साथ मेघालय में भी शोक दिवस घोषित किए गए। भारत का प्राइवेट सेक्टर सितंबर में भी मजबूत रहा, लेकिन अगस्त के रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा धीमा हो गया। ये कमजोरी मुख्य रूप से नए ऑर्डर में कमी और तेज रोजगार सृजन न होने के कारण हुई। जैसा कि मंगलवार को एक सर्वेक्षण में पता चला, HSBC की फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI, जिसे S&P ग्लोबल ने तैयार किया है, सितंबर में 61.9 पर गिर गया। यह अगस्त के 63.2 के आंकड़े और रॉयटर्स के अनुमान 62.9 से कम है। फिर भी यह पिछले 2 साल में दूसरी सबसे तेज वृद्धि दर थी और 50 के ग्रोथ मार्क के ऊपर बनी रही। सर्वेक्षण में पता चला कि उद्योग और सेवाओं दोनों में वृद्धि थोड़ी धीमी हुई। नए व्यापार में भी वृद्धि हुई, लेकिन अगस्त के मुकाबले कम रही। कुछ कंपनियों ने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा ऑर्डर लेने की क्षमता को सीमित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मांग भी कमजोर रही, विशेषकर सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी कमी आई। केवल लगभग 3% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और 5% सेवा कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई। इसका मतलब है कि तेजी से वृद्धि होने के बावजूद कंपनियां अभी भी ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने में जल्दबाजी नहीं कर रही हैं। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर अगले महीने अक्टूबर 7 से 9 के बीच मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर के बीच शिखर वार्ता होगी। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब करीब 2 महीने पहले ही पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे और वहां भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि ये समझौता अभी ब्रिटेन की संसद से मंजूरी का इंतजार कर रहा है और 2026 से लागू होने की उम्मीद है। कनाडा पुलिस ने इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन की कमान संभाल रहा था। गोसल को आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का कनाडा का कोऑर्डिनेटर माना जाता है और उसके रिश्ते प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी हथियारों से जुड़े मामलों में की गई है। माना जा रहा है कि यह कदम कनाडा के पिछले रुख से बड़े बदलाव का संकेत है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले हफ्ते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रॉइन के बीच दिल्ली में अहम बातचीत हुई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गो तस्करी के शक में एक 35 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला 15 और 16 सितंबर की रात करीब 3 बजे का है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर के आसिफ बाबू मुल्तानी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आसिफ अपने कजिन मोहसिन के साथ भीलवाड़ा की लांबिया रेला मंडी से पशु खरीद कर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और बुरी तरह पीटा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने आसिफ के पास रखे 36,000 रुपए लूट लिए और उसके फोन से परिवार वालों को कॉल कर 50,000 रुपए और मांगे। आसिफ के भाई ने 17 सितंबर को बनेरा थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित अन्य निवासियों का अनशन आज 14वें दिन प्रवेश कर चुका है। इन लोगों का इरादा इसे कुल 35 दिनों तक जारी रखने का है। आंदोलनकारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। लेह बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष और लेह एपेक्स बॉडी के सह संयोजक चेरिंग डोरजे लाक्रुक ने
22 सितंबर को लेह से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग अब बेचैन हो रहे हैं और हालात हमारे हाथ से बाहर हो सकते हैं। अब तक हमारा अनशन और विरोध शांतिपूर्ण रहा। पिछले अनुभव से पता चलता है कि अगर हम दबाव नहीं बनाते तो सरकार हमें हल्के में लेने लगती है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा फलस्तीनियों का अधिकार है, न कि एक इनाम। गुटेरेस ने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा न देना दुनिया भर के चरमपंथियों के लिए एक तोहफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 राष्ट्र सिद्धांत ही इजराइल और फलस्तीन के बीच स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। अमेरिका ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा फलस्तीनी राज्य को मान्यता देना सही नहीं है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस कदम से असहमत हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि यह कदम गजा में बंधकों की रिहाई में मदद नहीं करेगा और न ही युद्ध को खत्म करेगा। इसके बजाय यह हमास को इनाम देने जैसा है। ट्रंप इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में विस्तार से अपने विचार रखेंगे। उन्होंने कहा कि केवल बातों का खेल है और कुछ मित्र और सहयोगी पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.